हेलो दोस्तों, मैं कुमार युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। तो जैसा कि हम मेडिएवल इंडिया में पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, और दिल्ली सल्तनत में हमने पिछले क्लास तक नसीरुद्दीन महमूद तक के शासक के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो आज हम चर्चा करेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जो नसीरुद्दीन महमूद की हत्या होने के बाद उसके सारे उत्तराधिकारियों की हत्या करने के बाद 1265 ईस्वी में खुद जाके बैठ जाता है कहाँ, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे। तो जब 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है, तब होता क्या है कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे क्रूर शासक होता है। यानी पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उसमें सबसे क्रूर शासक किसे माना गया है, गयासुद्दीन बलबन को। गयासुद्दीन बलबन जो कि अपने आप को पैगंबर हजरत मोहम्मद का प्रतिनिधि मानता था, वो कहता था कि अगर पैगंबर हजरत मोहम्मद के बाद अगर पृथ्वी पे दूसरा कोई है तो वो है गयासुद्दीन बलबन। और जैसे ही गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का शासक बना, उसके दिमाग में ये बात आया कि सारे ही फसाद का जड़ कौन है, तो ये दल चालीसा ही है। इसलिए उसने सोचा कि ना ही ये दल चालीसा रहेगा और ना ही फिर कोई जड़ फसाद होगा। उसने क्या किया ना, he abolished दल चालीसा। उसने क्या किया ना, दल चालीसा का अंत किया। उसने क्या किया ना, दल चालीसा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, जब ये दल चालीसा को अंत किया और उसने किया क्या कि जब गयासुद्दीन बलबन जो कि क्या किया, दल चालीसा का अंत कर दिया। उसने क्या किया कि दल चालीसा के व्यक्तियों को क्या किया, एक मिशन पे भेज दिया, और उसने पीछे से क्या हुआ ना, अपनी सेना भेजकर उस सबकी हत्या करवा दी। यानी दल चालीसा का वहां क्या हो गया, अंत हो गया। उसके बाद हुआ क्या, बलबन ने एक और स्टार्ट किया था, क्या पॉलिसी लाया था, पॉलिसी ऑफ लौह एवं रक्त। बलबन ने स्टार्ट किया था पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, यानी लौह एवं रक्त की पॉलिसी लाया। यानी ये किया क्या, इसने कहा क्या कि जब दल चालीसा का जब अंत हो गया तो उसके जनता के द्वारा क्या किया गया, उसका विरोध किया गया। तब उसने ये घोषणा कराया कि अगर कोई मेरा विरोध करेगा तो उसे पहले समझाया जाएगा, अगर वो समझा तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ क्या किया जाएगा, लौह एवं रक्त की नीति अपनाकर उसे तलवारों से उसकी सर से धड़ अलग कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि लौह एवं रक्त की नीति जो है जर्मनी में किसके द्वारा चलाया गया था। लौह एवं रक्त की नीति जो है जर्मनी में किसके द्वारा चलाया गया था, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जर्मनी का जो एकीकरण है किसके द्वारा किया गया था, बिस्मार्क के द्वारा। जर्मनी का एकीकरण जो कि बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, और इसी बिस्मार्क ने जर्मनी में जो है लौह एवं रक्त की नीति अपनाया हुआ था। और दोस्तों एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि भारत का एकीकरण किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का एकीकरण कौन किया था, तो भारत का एकीकरण करने वाला व्यक्ति था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। हम बहुत लिखे हुए गयासुद्दीन बलबन का तीसरा काम क्या था? He also started the system of Sizda and Sizda और पाइबोस। बलबन ने क्या किया था ना, सिजदा और पाइबोस प्रथा का शुरुआत किया था। और ये सिजदा था क्या? तो सिजदा का मतलब था क्या कि सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना ही क्या कहा जाता था? सिजदा कहा जाता था। और पाइबोस में था क्या कि सुल्तान के सामने लेटकर उसके पांव को चूमना कहलाता था पाइबोस। यानी गयासुद्दीन बलबन ने एक प्रथा की शुरुआत की, जो कि एक था सिजदा और दूसरा था पाइबोस। सिजदा में था क्या, जो कोई भी व्यक्ति जो है सुल्तान के सामने आने के बाद घुटनों के बल बैठकर उसके सामने सिर झुकाता था। और पाइबोस में था क्या कि सुल्तान के सामने लेटकर उसके पांव को चूमना था। जिसे ये प्रथा जो है भारत में बहुत दिनों तक चला। जिसे सबसे पहली बार शाहजहां के द्वारा क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया। इसे जो है सबसे पहली बार शाहजहां के द्वारा क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया। फिर इसे पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया। किसके द्वारा? प्रतिबंध किया गया औरंगजेब आलमगीर। यानी इस सिजदा और पाइबोस प्रथा को जो है सबसे पहले प्रतिबंधित करने वाला शासक कौन था? तो शाहजहां। और इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला शासक कौन था? तो औरंगजेब आलमगीर। इसका कहने का मतलब था क्या? इसका कहने का मतलब है कि आप जो है सर झुकाइए, तो सिर्फ किसके सामने? सिर्फ खुदा के सामने सर झुकाइए। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने सर नहीं झुकाएगा। और औरंगजेब जो था वो क्या किया? पूरी तरह से सिजदा और पाइबोस को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। और अब घटना घटा कब? 1287 के बाद। 87 के बारे में तो आइए हम चर्चा करते हैं 1287 के बारे में। तो 1287 में हुआ क्या? 87 ईस्वी में हुआ क्या? गयासुद्दीन के काल में मंगोलों का जो है तीसरा आक्रमण हुआ। यानी थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉइड। यानी मंगोलों का तीसरा आक्रमण। दोस्तों, भारत में जो है ये मंगोलों का तीसरा आक्रमण था। लेकिन दिल्ली सल्तनत पे, यानी दिल्ली सल्तनत में जो है दूसरा आक्रमण था। दिल्ली सल्तनत में दूसरा आक्रमण था। इस आक्रमण के दौरान हुआ क्या? इस आक्रमण में हुआ क्या? जब गयासुद्दीन बलबन अपने बेटे शहजादा मोहम्मद को जो क्या किया था? इस आक्रमण को डिफेंड करने के लिए भेजा था। जहां होता क्या है, इसी अटैक में जो है गयासुद्दीन बलबन का बेटा होता है शहजादा मोहम्मद। इसकी जो है क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है इसी मंगोलों के आक्रमण में। जब इसकी हत्या हो जाती है
तो ये जो है गयासुद्दीन बलबन जो है इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर जाता है, और इसी के वियोग में 1287 ईस्वी में हो जाता है क्या, गयासुद्दीन वॉज डाइड, गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है कब, 1287 ईस्वी में। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय इतिहास में पुत्र वियोग में मरने वाला शासक कौन था, तो गयासुद्दीन बलबन। ये अपने ही पुत्र की मृत्यु के बाद पुत्र शोक में ही क्या कर गया, डेट कर जाता है। और यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछता भी है कि भारतीय इतिहास में पुत्र वियोग में मरने वाला शासक कौन था, तो गयासुद्दीन बलबन था। और हुआ क्या, इसी 1287 ईस्वी में हुआ क्या, कैकुबाद। कैकुबाद जो है क्या बना, दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना, यानी गुलाम वंश में। हुआ क्या, जब ये शासक बना तो ये क्या था, एक अयोग्य शासक था जिसका फायदा कौन उठाया, एक कबीले का सरदार हुआ करता था जिसका नाम था मलिक फिरोज। इसने क्या किया ना, 1290 ईस्वी में जो है कैकुबाद की हत्या करने के बाद अगला शासक किसको बनाया, कैमूर्स को, जो कैमूर्स भी क्या था, वो बलबन के ही वंश का था। फिर आगे चल के हुआ क्या, 1290 ईस्वी में ही यही मलिक फिरोज जो है कैमूर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश को समाप्त करके अगले वंश की शुरुआत करता है, जिसे जाना जाता है खिलजी वंश के नाम से। यानी 1290 ईस्वी में कैमूर्स की हत्या मलिक फिरोज के द्वारा करने के बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश का समापन होता है। और 1290 ईस्वी में ही खिलजी वंश की स्थापना करता है कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यही मलिक फिरोज जो कि खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। तो दोस्तों फिरोज खिलजी के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम खिलजी वंश स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक जो कि हमारा था गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जहां हमने देखा क्या कि गयासुद्दीन बलबन जो कि 1265 ईस्वी में शासक बनता है और वो पूरे दिल्ली सल्तनत का क्या है, सबसे क्रूर शासक माना जाता है। जब ये शासक बना तो उसने क्या कहा कि मैं ही क्या हूँ, पैगंबर हजरत मोहम्मद का प्रतिनिधि हूँ, अगर उसके बाद पृथ्वी पे दूसरा कोई है तो वो सिर्फ बलबन है। उसने क्या किया ना, वो जब वो शासक बना तो उसने कहा कि सारे जर फसाद का जड़ कौन है, दल चालीसा ही है। इसने क्या किया, उसने दल चालीसा को समाप्त कर दिया। उसने क्या किया, एक मिशन पे जो है दल चालीसा के सभी 40 व्यक्तियों को क्या किया, भेज दिया गया और पीछे से अपनी सेना भेजकर वो सबकी हत्या करा दी। फिर उसने क्या किया, आगे चल के जो है रक्त और लौ और रक्त की पॉलिसी अपनाया। जब उसका विरोध होने लगा तो उसने कहा कि अगर कोई मेरा विरोध करेगा तो पहले उसे समझाया जाएगा, अगर समझा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा रक्त और लौ की नीति के द्वारा। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। वही बिस्मार्क जो कि जर्मनी में जो है लौ एवं रक्त की पॉलिसी अपनाया था। और दोस्तों भारत का जो एकीकरण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और इसी बलबन के काल में हुआ था क्या, मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ था। उस तीसरे आक्रमण में हुआ था क्या, गयासुद्दीन बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद क्या हो जाता है, हत्या हो जाता है। उसी के हत्या को वो क्या करता है, सहन नहीं कर पाता है और अपने पुत्र की मृत्यु के वियोग में ही मर जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी में। और दोस्तों दोनों की मृत्यु होती कहाँ है, दिल्ली में, इसलिए दोनों का मकबरा भी कहाँ है, दिल्ली में ही है। दिल्ली में एक जगह है बहरौली, इसी बहरौली में जो है एक पार्क है, आर्कियोलॉजिकल पार्क, उसी पार्क में दोनों का मकबरा है। फिर 1287 ईस्वी में होता क्या है, कैकुबाद शासक बनता है जो एक अयोग्य होता है, जिसका फायदा जो है मलिक फिरोज उठाता है और उसकी हत्या करने के बाद बलबन के ही वंश के कैमूर्स को शासक बनाता है। फिर 1290 में उसकी भी हत्या करने के बाद वो क्या करता है, गुलाम वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना करता है 1290 ईस्वी में। तो दोस्तों हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में।
धन्यवाद।